नमस्कार दोस्तों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। पिछले 10 लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको किसी भी हाल में आपको समझ में आनी चाहिए। कोशिश करिए। आपसे 12th क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर पूछे जाएंगे। ये फिक्स है कि हर एक ईयर में केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो इसमें अगर हम आपको बोलना चाहें, इसमें पहले ही से लिखा हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी वैसा अभिक्रिया जिसका कोटि क्या हो 1 हो, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसका कोटि 1 हो, जिसका कोटि 1 हो, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। अब चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक जनरल इक्वेशन ले लें। जनरल इक्वेशन है बाबू, जनरल इक्वेशन है कि यह अभिकारक है A और अभिक्रिया करके बना रहा है C। ये जो अभिकारक है इसका जो शुरू में सांद्रण है इसको मान लिए A। जब अभिक्रिया होगा तो हम लोग पढ़ें कि अभिकारक का सांद्रण घटता है और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। अगर यह X रिएक्ट कर गया तो ये बचेगा A माइनस X, और ये बनेगा X। समझने के लिए ऐसा समझिए, ये 100 मोलर था, 10 मोलर रिएक्ट कर गया, तो ये 100 मोलर शुरू में था, 10 मोलर रिएक्ट कर गया, यानी 100 माइनस 10, और ये बना कितना 10। ठीक है। इसके ये जो t बराबर 0 पर सांद्रण होता है इसको प्रारंभिक सांद्रण यानी A0 लिखते हैं। t बराबर t पर जो सांद्रण होता है इसको हम लोग t समय पर सांद्रण कहते हैं और इसको AT लिखते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर A माइनस x होगा वहां पर हम AT लिखेंगे और A जो रहेगा उसके जगह पर A0 लिखेंगे। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग पढ़े हैं कि कोई अभिक्रिया कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है। इसको लिखने के लिए अभिक्रिया का दर हम लोग शुरू में पढ़े थे लेक्चर 1 में। अभिक्रिया का दर क्या था कि अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन। तो अभिकारक कौन है बाबू, A। इसके सांद्रण के लिए A लिखेंगे, परिवर्तन के लिए D लिखेंगे और दर के लिए DT लिखेंगे। तो A के सांद्रण में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया का दर कहा जाता है और अभिक्रिया के दर को किससे, R से। चूंकि यह अभिकारक है और अभिकारक का सांद्रण घटता है इसलिए इस पे माइनस साइन लगाते हैं। उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे बाबू, DC बटा में DT। अगर यह टर्म आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम आगे इसी में बढ़ते हैं। A का सांद्रण, ठीक है, T समय पर ये जो भी अभिक्रिया का दर लिखे वो T समय पर लिखे। DT माने T, कोई खास समय T पर। ठीक है ना। तो T समय पर इसका सांद्रण A का क्या है, A माइनस एक्स, और T समय पर C का सांद्रण क्या है, X। तो अगर हम इसके टर्म में लिखें A माइनस एक्स और X के टर्म में, तो जहां A है उसके जगह पर A माइनस एक्स और जहां C है उसके जगह पर X, तो यह इक्वेशन चेंज हो जाएगा माइनस डी A माइनस एक्स बटा DT इज इक्वल टू DX बटा DT। ठीक है ना। और रेट लॉ इक्वेशन के आधार पर लिखेंगे तो रेट लॉ इक्वेशन क्या है, तो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रण के बीच का संबंध है। तो अभिक्रिया के दर R और अभिकारक के सांद्रण है A, इनके बीच का एक संबंध है। इसका पावर हमने लिख दिया X। X का पावर, X का या कोई पावर कितना होगा, चूंकि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो पावर 1 होना चाहिए। हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया में पढ़े हैं कि जिसका कोटि क्या हो 1। कोटि का मतलब है अभिकारक का जो पावर है, तो अभिकारक का पावर 1 लिख दिए तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ से देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया में R इज इक्वल टू K इंटू A और इसका पावर 1 यानी कोटि 1 होना चाहिए। T समय पर A को क्या लिखते हैं, A माइनस एक्स, यानी यह इक्वेशन होगा R इंटू K A माइनस एक्स। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए, चूंकि ये भी R है और ये भी क्या है R, तो R और R बराबर है तो ये दोनों टर्म बराबर होगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 से, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो सकता है बाबू, माइनस A माइनस एक्स बाई DT इज इक्वल टू DX बटा DT इज इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स। ठीक है ना।
अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम इस अभिक्रिया का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहेंगे इन द टर्म ऑफ पॉजिटिव टर्म, इन नेगेटिव टर्म में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव को इक्वेट कर दो। ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। हम पॉजिटिव टर्म को लेके चले तो पॉजिटिव टर्म को लेकर चलिएगा तो dx बटा dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। अब ये है बाबू इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से पूरे बातों को समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो ऐसा अभिक्रिया जिसका कोटि 1 हो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। एक अभिक्रिया है, ए से क्या बना है बाबू, सी। टी बराबर 0 पर इसका सांद्रण ए है और टी बराबर टी पर इसका सांद्रण ए माइनस एक्स और ये एक्स है। 0 समय पर सांद्रण को ए नॉट लिखते हैं, टी समय पर सांद्रण को ए टी लिखते हैं। और अभिक्रिया का दर क्या था? पहले जो परिभाषा पढ़े थे कि अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन के दर या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया का दर कहा जाता है। तो ये तो पहला जो हम लोग पढ़े थे उसके आधार पर। ठीक है, टी समय पर ए के जगह पर ए माइनस एक्स और सी के जगह पर एक्स, तो ए माइनस एक्स और एक्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। रेट लॉ इक्वेशन क्या कहता है कि अभिक्रिया के दर और अभिकारक के बीच का संबंध है, उसे रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर 1 होगा तब उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए पावर 1 लिखे, 1 लिख दिए। टी समय पर ए का सांद्रण है ए माइनस एक्स लिख दिए। ये आर और आर है तो ये दोनों टर्म बराबर होगा, दोनों टर्म को बराबर कर दिए, इन दोनों पॉजिटिव टर्म को इधर निकाल दिए। अभी तक हमने आपको इतना ही पढ़ा है। जब भी आपको 12th क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप पूरा डिस्क्राइब करोगे जो हम अभी कर रहे हैं। अभी तक हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ाए हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा, है ना। अब हम लोग आगे निकालने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। इसका मतलब है कि उसका अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे निकलेगा आप इसको हम निकालते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, ये जो इक्वेशन है बाबू वह है dx बटा dt इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। अब क्या करोगे, dt को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे dx बटा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू dt। अब है सिंपल इंटीग्रेशन, तो इधर इंटीग्रेशन और इधर भी क्या होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब लिमिट पर आते हैं। लिमिट को समझो, जो अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे कि एक अभिकारक है ए से सी बना रहा है, टी बराबर 0 पर इसका सांद्रण यह है, टी बराबर टी पर इसका सांद्रण ए माइनस एक्स और क्या बनाया है एक्स। ठीक है ना। टी बराबर 0, टी बराबर 0 तब इसका सांद्रण क्या है ए। टी बराबर टी पर इसका सांद्रण क्या है ए माइनस एक्स और टी बराबर टी समय पर ए माइनस एक्स और टी बराबर 0 पर ए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अब ये एक इंटीग्रेशन का लॉज है। इंटीग्रेशन में आपको ऐसे बोल दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जैसे भी 12th के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ऐसे मेरा थोड़ा सा इसमें हम बता रहे हैं तो बता देते हैं कि नीचे अगर कोई लीनियर फंक्शन रहे dx बटा लीनियर, ठीक है ना, तो नियम है कि लॉग लिख दीजिए, जो लीनियर है फंक्शन उसको लीनियर फंक्शन लिख दीजिए और डीसी करके भाग कर दीजिए, जो भी यहाँ पर आएगा उसका डीसी करके भाग कर देना है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे dx बटा एक्स है तो हमने क्या लिखा लीनियर, लीनियर का मतलब पावर 1 वाला, घात 1 वाला। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ एक्स और इसका डीसी करके भाग दे दो, तो एक्स का डीसी कितना होता है 1 प्लस में सी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए सी लगाते हैं, ये आपको पता होगा। dx बटा 2 प्लस एक्स, ये भी एक लीनियर है क्योंकि इस बहुपद का घात 1 है। तो हमने क्या बताया कि log 2 प्लस एक्स और इसका डीसी करोगे तो 2 का 0 और x का 1। dx बटा 2 माइनस एक्स, अभी बताओ ये भी लीनियर फंक्शन है, log मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स बटा 2 का 0 और x का -1, तो ये होगा प्लस सी करते जाना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह था कि जब नीचे लीनियर फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले log में लिखना है और जो भी फंक्शन रहेगा उसको डीसी करके भाग कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा, इसी लॉज के आधार पे, इस लॉ के आधार पे देखो तो dx बटा ए माइनस एक्स ये लीनियर फंक्शन है, तो क्या करेंगे पहले इसका करेंगे log, तो log मॉड ऑफ ए माइनस एक्स। अभी बताए थे कि जो भी लीनियर फंक्शन रहेगा उसको log में लिख देना है, डिवाइडेड बाय इसका डीसी, तो x a का 0 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है और x का 1, तो ये -1 हो गया। कहाँ से कहाँ तक हम लोग जाने वाले हैं, a से a माइनस एक्स तक, a से a माइनस एक्स तक इज इक्वल टू
के बाहर हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t, के बाहर dt का इंटीग्रेशन t। अब बताओ बाबू dt का इंटीग्रेशन t हो गया, ये कहाँ से कहाँ है, 0 से t पर। अब क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट बैठाना है यानी ए वाला, फिर लोअर लिमिट बैठाना है यानी ए वाला, ठीक है। तो अपर लिमिट तो खुद दोनों सेम है, तो क्या आ गया बताओ, लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स बटा -1 माइनस लोअर लिमिट लॉग मॉड ऑफ इस पूरा टर्म के जगह पर a है ना, a और बटा में क्या लिखोगे -1 इज इक्वल टू k इंटू टी -0। अच्छा याद रखना है कि यहाँ पर जो लॉग लिखे उसका बेस e है, ठीक है, और एक लॉग होता है जिसका बेस क्या होता है 10, तो हम लोग लॉग बेस e वाला में चल रहे हैं। अब बताइए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस वाला टर्म को बाहर पहले लिख दो, तो मॉड ऑफ ए और माइनस लॉग मॉड ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है, प्लस में सी नहीं हुआ क्योंकि डिफिनेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ये लॉग का नियम है कि लॉग ए माइनस लॉग बी, तो फार्मूला क्या होता है बाबू, लॉग ए बटा बी, यानी माइनस में रहेगा तो डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो लॉग ए बटा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है ना। अब हम लोग के का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। आप इसको जल्दी से ऊपर वाला उतारिए, हम वहाँ पे लिखेंगे जल्दी से ऊपर वाला थोड़ा सा हम यहाँ तक मिटाने वाले हैं, ठीक है। आप इसको उतारते जाइए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा लॉग ए बटा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है। अब देखो हमने आपको बता चुका है कि ये जो लॉग है इसका बेस कितना है e, है ना। हम अगर इसको 10 वाले बेस में चेंज करेंगे तो e वाले बेस से 10 वाले बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से गुना किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लिख दें 2.303 इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, तो आपको अब समझ में आना चाहिए इस लॉग और इस लॉग में अंतर क्या है, इस लॉग का बेस है e और इस लॉग का बेस है 10, ठीक है ना, इज इक्वल टू के इंटू टी। अगर हम के रेट कांस्टेंट के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो के इज इक्वल टू टी इधर आ जाएगा 2.303 बटा टी इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यह है महा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। आई होप अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूरी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इसमें से हम आपको मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले आप इसको जल्दी से उतारिए, तब आपको जो काम की बात है वो बताएंगे। तो दोस्त अभी हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताएं, ठीक है। अगर आप उसको नहीं समझ पाए एक बार में तो उस वीडियो को बार बार देखिए, जो काम की बात है उसको समझते हैं। कि जैसे एक अभिक्रिया था एसएससी, टी बराबर 0 पर इसका सांद्रण क्या था बाबू ए, इसको क्या लिखे थे ए नॉट। टी बराबर टी पर इसका सांद्रण क्या था ए माइनस एक्स, इसको क्या लिखे थे ए टी, और ये क्या बना था एक्स, ठीक है ना। जो इंटीग्रेटेड रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या था, तो डिफरेंशियल था बाबू डी माइनस ए माइनस एक्स बटा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बटा डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, देख लेना उसमें, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड आया है वो इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड क्या आया है, के इज इक्वल टू, एकदम याद रखना चाहिए जो भी हाल हो, ये इक्वेशन यादें होना चाहिए, 2.303 टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ये आया था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ए के जगह पर ए नॉट भी लिख सकते हैं और ए माइनस एक्स के जगह पर ए टी भी लिख सकते हैं। याद क्या रखना है कि ए का मतलब है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण और ए माइनस एक्स का मतलब है टी समय पर सांद्रण, है ना। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है, के 2.303 बटा टी लॉग, ठीक है, ए नॉट बटा में ए टी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि 0 समय पर इसका सांद्रण है और ये टी समय पर सांद्रण है, तो 0 समय पर सांद्रण को ए और टी समय पर सांद्रण को ए माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब इसी को और आगे बढ़ाना चाहोगे बाबू तो देखो ये और चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना।
कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ये तो इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ देगा कि टी समय पर ए का सांद्रण क्या है, टी समय पर ए का सांद्रण क्या है। टी समय पर, जैसे देखो मान लीजिए अभिक्रिया हुआ तो बोलेगा कि टी समय पर ए का सांद्रण बताओ, यानी ए टी निकालो। टी समय पर सी का सांद्रण निकालो, यानी एक्स निकालो, ठीक है ना। तो ये सब निकालने के लिए बोलेगा, तो अब इसी इक्वेशन को सोल्व कर दो, इसको इधर ले आ जाओ, तो के टी डिवाइडेड बाई 2.kt। अच्छा, अगर हम 2.303 नहीं लिखे तो ऐसे ही लॉग लिखे, तो ऐसे ही लॉग लिखने का अर्थ क्या हुआ बताइए। ऐसे ही लॉग लिखने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर बेस ई है, लेकिन 2.303 के साथ लिखेंगे तो बेस कितना है, 10 है। तो हम ऐसे ही लिखें, यानी इसका बेस अभी ई है। अगर हम इसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर ई लगा देंगे, यहाँ पर ई लगा देंगे मैथ्स में। और आपको ये पता होगा कि लॉग ए के पावर बी, अगर बेस सेम है तो आंसर डायरेक्ट ये आता है। तो ई और इसका बेस भी ई है, तो ये लॉग हट के ई वाला आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर के इंटू टी इज इक्वल टू ए नॉट बटा में ए टी। ठीक है, अब इसको इधर ले आ दो। ठीक है, तो अगर आप इधर ला दोगे, देखिए अगर आप इधर ला दोगे तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बटा में ई के पावर के टी, ये ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई के पावर माइनस के टी। देखो आपको अगर समझ में नहीं है तो कोई देखे, ये तो हम आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ए से सी है, ए है, ए माइनस एक्स है, ये तो पहले बता चुके हैं और ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इतना तो ऑब्वियसली सब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन याद होना चाहिए और इसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सपेंड किए हैं। क्या किया बाबू, टी को फिर इधर ला दिए, तो ये टी को इधर अगर ला दोगे तो बन जाएगा क्या, के टी। और ये 2.303 कब है, जब इसका बेस कितना है 10। अब ये 2.303 नहीं है तो इसका मतलब बेस इसका ही होगा, नीचे ही लगा दी ऊपर ही लगा दी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए नॉट बटा ए टी इज इक्वल टू ई के पावर के टी, इसको इधर ला दिए तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बटा ई के पावर के टी, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो टी समय पर ए का जो सांद्रण होता है ए नॉट इंटू ई के पावर माइनस के टी होता है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए। आज हम लोग केवल थ्योरी किए हैं, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, हाफ ऑर्डर, इसका हाफ लाइफ निकालेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, बहुत सारा पार्ट अभी है। ठीक है ना, तो पहले आप इसको उतारिए तो जल्दी से।